दोस्तों, हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज की उन महान गाथाओं, उन कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं जिन्होंने मुगलों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल अक्सर अधूरा रह जाता है कि जिस साम्राज्य का भगवा ध्वज एक समय पूरे भारत पर लहराता था, वो आखिर 1818 में अचानक कैसे सिमट गया। ये कहानी शुरू होती है 1680 में महाराज की मृत्यु के बाद, जब मराठा साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा था, औरंगजेब की लाखों की फौज और अंदरूनी अस्थिरता। महाराज ने जो सिस्टम बनाया था उसमें शक्ति एक जगह यानी छत्रपति के पास थी और सेना को जागीरों के बजाय नगद वेतन मिलता था ताकि भ्रष्टाचार न बढ़ सके। लेकिन 1707 में जब मुगलों ने एक सोची समझी चाल के तहत शाहू जी यानी जो शिवाजी महाराज के पोते थे उनको कैद से छोड़ा, तो ये कोई रहम नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब था जिसने मराठा शक्ति को सतारा और कोल्हापुर के दो गुटों में बांट दिया। इसी गृह युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ का उदय हुआ, जिन्होंने मराठा सरदारों को एकजुट करने के लिए सरंजाम शाही यानी कि जागीरदारी प्रथा को फिर से शुरू किया। ये वो पहला बड़ा राजनीतिक बदलाव था जिसने भविष्य के पतन की नींव रख दी थी। अब मराठा साम्राज्य एक केंद्रीकृत देश यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बजाय एक फेडरेशन यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल बन चुका था, जहां पेशवा के नीचे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे शक्तिशाली घराने बन गए थे। इन सरदारों को छूट थी कि वे अपनी फौज खुद रखें और जीते हुए इलाकों से राजस्व यानी कि कर यानी कि टैक्स वसूलें। बाजीराव प्रथम के दौर में इस मॉडल ने चमत्कार कर दिया और मराठा घोड़े अटक से लेकर कटक तक पहुंच गए। लेकिन यही वो गैप पैदा हुआ जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। ये सरदार धीरे धीरे इतने ताकतवर हो गए कि उनकी वफादारी हिंदवी स्वराज्य से हटकर अपनी निजी जागीरों की तरफ मुड़ने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब अहमद शाह अब्दाली सामने था, तब मराठों की बहादुरी में कोई शक नहीं था, पर रणनीतिक रूप से वो अकेले पड़ चुके थे क्योंकि चौथ और स्वदेश मुखी जैसे टैक्स वसूलने की जिद ने उत्तर भारत के जाटों और राजपूतों को मराठों का दुश्मन बना दिया था। पानीपत के उस गहरे जख्म को पेशवा माधवराव ने अपनी काबिलियत से भरने की कोशिश की और महज 10 साल में मराठा शक्ति को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन 1772 में उनकी असमय मृत्यु जो थी वो मराठा इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन साबित हुई, क्योंकि उनके जाने के बाद पेशवा दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था। माधवराव के चाचा रघुनाथ राव ने सत्ता की भूख में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और यहीं से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई। हालांकि नाना फडणवीस की कूटनीति और महादजी सिंधिया की वीरता ने अंग्रेजों को उस वक्त तो हरा दिया, पर घर के अंदर लगी जो आग थी वो बुझ नहीं सकी। 18वीं सदी के अंत तक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे दिग्गजों के जाने के बाद मैदान खाली हो गया और कमान आई बाजीराव द्वितीय के हाथों में, जो शायद मराठा इतिहास का सबसे कमजोर शासक था। असली पतन तब स्टार्ट हुआ जब सिंधिया और होलकर के बीच की आपसी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुणे की गलियों में एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दिया था। 1802 में जब जसवंत राव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पुणे के पास हराया, तो डरा हुआ पेशवा अंग्रेजों की शरण में चला गया और वसाई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ये वो पल था जब मराठा साम्राज्य की संप्रभुता कागजों पर खत्म हो गई थी। अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाकर 1803 और फिर 1818 में मराठा सरदारों को अलग अलग करके हरा दिया, क्योंकि उस वक्त तक स्वराज्य का वो विचार जो महाराज छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया था, वो विचार पूरी तरीके से मर चुका था। 1818 में जब आखिरी बार पेशवा ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, तो वो सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि इस बात का सबक था कि जब निजी अहंकार और आपसी फूट किसी राष्ट्र के सिद्धांतों से बड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उस पतन को नहीं रोक सकती। आज हम इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं तो समझ आता है कि मराठा साम्राज्य अंग्रेजों की ताकत से नहीं बल्कि अपने ही बनाए उस डिसेंट्रलाइज्ड जागीरदारी सिस्टम के बोझ तले दबकर टूट चुका था, जिसने एकता की जगह स्वार्थ को जन्म दे दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि